नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश में एक साल में 2 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने वाला पहला प्रदेश है। साल 2025 दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह भी मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। इंदौर और भोपाल के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 2047 विजन के लिए बड़ी उपलब्धियां बताया गया है। साथ ही उन्होंने इसी सप्ताह में ग्वालियर में उद्योग के लिए महत्वपूर्ण दिन माना है और साथ ही प्रदेश में 4 नवीन मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो के शुभारंभ को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ने जाके ब्रिटिश स्टील का भी एक्विजिशन कर दिया है और ब्रिटिश स्टील को टाटा स्टील का भाग बना दिया है। तो ऑलवेज हैव करेज इन योर लाइफ। Third principle, always be an optimist. पानी का ग्लास दिखेगा तो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। भैया आधा खाली। अगर लोगों को इंस्पायर करना है, उन्हें ऊर्जा देना है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगी, वो जिंदगी का मूल्य है। बस बढ़े चलो, घड़े चलो, उस ऑप्टिमिज्म के साथ चलते रहो और लक्ष्य की पूर्ति आपकी होगी। चौथा प्रिंसिपल, टीम भावना। यहां जितने लोग आपको मंच पे दिख रहे हैं, मैं समेत जितने लोग इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, ये अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो उनकी टीम को जाता है। विपक्ष का काम विरोध करना है, हमारा काम काम करना है। हम सब जानते हैं कि मूल रूप से नरेगा के नाम से वो स्कीम प्रारंभ हुई। चुनाव को परिप्रेक्ष्य में इनने महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा और ये आज तक नहीं समझ पाया कि कांग्रेस को राम जी के नाम से चिढ़ क्यों, किस बात के उनको गुस्सा रहता है। पहले भगवान राम के मंदिर के मामले में अड़ंगे लगाए, जो भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसको अवॉइड किया। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ, आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दर्शन करने नहीं गए। तो पता नहीं कांग्रेस को राम जी से। जगदलपुर शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार बाइक सवार सामने से आ रही ट्रक में टकरा गया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के अनुसार बाइक चौक की ओर से गुजर रही थी और तभी अचानक सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर ही गिर गया और घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। और हादसे के बाद कुछ देर के लिए चौराहे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जाँच पड़ताल फिलहाल तेज कर दी है। वैक्सीन लगाने से 1.5 माह के बच्चे की मौत हो गई है। 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल में भर्ती दतिया में ग्राम काकरमऊ से एक घटना सामने आई है, जहां पर शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा टीकाकरण में बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण के बाद एक 1.5 माह के बच्चे की जान चली गई, जबकि 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट के बंगले पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने मामले से संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मामले में दोषी पाए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। गाँव में कराया था, उसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई है और 2 और बच्चे अभी बीमार हैं। तत्काल टीम भेजी है हमने। वैक्सीनेशन की पूरी जो सप्लाई थी उसको रोक दिया गया है और ये चेक कर रहे हैं पोस्टमार्टम से कि किस कारण से हुआ था। अगर एएनएम या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा या सीएमएचओ भी किसी की भी गलती होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लोगों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। क्या कोई अलग से टीम बनाई है इसके लिए? जी, हेल्थ की टीम बनाई गई है, गांव में पहुंचाई गई है। सब एक एक चीज़ की हम जानकारी लेंगे। एएनएम ने इंजेक्शन देने से पहले क्या क्या सावधानियां बरती थी, अगर सावधानियां नहीं बरती थी तो सावधानियां क्यों नहीं हुई, ये भी चेक किया जाएगा। ये बच्चा आंगनबाड़ी ने गीता और लक्ष्मी ने इंजेक्शन लगाए शाम को 5 बजे
और शाम को अब मैं रात में इनको घबराहट हुई बच्चन को, सो सवेरे शाम को बच्चे अकबकाने हमने की वैसे बोले दवाई दी, उनने बोले ये दवाई खिला देना, तो दवाई यहाँ खिलाई और एक बच्चे घावड़ खत्म हो गया। तीन घायल हैं। तीन इंजेक्शन लगे। तीन घायल है। तीन घायल हैं। कौन से गांव में? 5 साल हो गए। अच्छा, मतलब कितने बच्चे थे, कितने को लगाया? 4 में एक खत्म हो गया। 3 घायल हैं। तो बड़े कौन कौन से घायल, क्या नाम है बच्चों घायल बच्चों का? बच्चे का नाम का अब 1.5 महीने का है। शक्ति जिले से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। शिक्षक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसके बाद से पुलिस और फॉरेंसिक टीम बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इसके बाद से जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। वर्तमान में ग्राम में निवासी ठन्नगर का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर की रात को शिक्षक जो है अनिल खाना खाकर सोए थे, लेकिन अगली सुबह काफ़ी देर तक वो बिस्तर से नहीं उठे तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो वो मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद से अब पुलिस जो है वो मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई। तो वहीं फॉरेंसिक टीम भी लगातार साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। मुंगेली नगर के बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय के आसपास दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाकर प्रतीक्षालय में और आसपास की जगहों पर कब्जा कर लिया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस स्टैंड से रोजाना 50 से 60 से ज़्यादा बसों का आवागमन होता है और इसमें बड़ी संख्या में यात्रियों का आना जाना होता है और ऐसे में बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय पर अतिक्रमण होने से यात्रियों को धूप में खड़े होकर यात्रियों को बस आने का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर परिषद से यात्री प्रतीक्षालय से अतिक्रमण हटाने की मांग की ताकि लोगों को बस की प्रतीक्षा करने के लिए यहां बैठने की सुविधा मिल सके, मगर नगर पालिका इस पर ध्यान देने से दूर उल्टा कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण दे रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि सिंगरौली जिले में जनपद पंचायत द्वारा सरकारी भूमि पर शौचालय निर्माण कराया गया, जिसको लेकर आज प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इस दौरान प्रशासन का बुलडोजर चला और कुल 6 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और अभियान के नेतृत्व नायब तहसीलदार ने किया। प्रशासन ने पहले से ही चिन्हित अतिक्रमण को हटाते हुए बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की है। ये शासकीय भूमियाँ थी, जनपद पंचायत के द्वारा इस पर सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाना है, इसके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसी कारण से ये सब हटाया गया है, क्योंकि शहर नगर के अंदर यहाँ पर कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो कि अतिक्रमण किए गए थे उनको हटाया गया है, जिससे कि इस पर विकास कार्य किया जा सके। कितने मकान अतिक्रमण हुए थे? इसमें अभी तोड़े गए हैं। सरगुजा जिले में लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन जो है बच्चों को ड्रेस, किताबें, कॉपियाँ और अन्य सामग्री केवल अपनी बताई हुई दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं और इससे मिली भगत का गोरख धंधा चल रहा था और अभिभावकों को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही थी। फीस में मनमानी बढ़ोतरी भी एक बड़ी समस्या थी। नवनियुक्त कलेक्टर अजीत बंसल ने स्पष्ट कहा कि निजी स्कूलों का संचालन केवल शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। किसी भी स्कूल को गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़ी में वृद्धि हो या किसी खास दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने की बात हो, इस संबंध में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा और शासन के जो निर्देश हैं उनके विरुद्ध में किसी भी संस्थान को कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, प्राइवेट संस्था जो है जो स्कूल में मनमानी तरीके से फीस जो लेने का काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह से नियंत्रण या कोई किस तरह की गाइडलाइन है? फ़ी के बारे में, फ़ी रेगुलेशन के बारे में गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं। अगर कोई विद्यालय फ़ी को गाइडलाइंस के अगेंस्ट में बढ़ाता हुआ पाया जाता है तो उन पर बता दें, क्षेत्र में मेन रोड किनारे ट्रांसफार्मर के पास बने एक बाड़े में 1.5 साल से चल रही गांजे की अवैध तस्करी खेती का पुलिस ने खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने हरे गीले गांजे के पौधे जब्त किए हैं और कुल मिलाकर इसका जो वजन है 70 किलो से ज़्यादा बताया जा रहा है।
जब्त गांजे की कीमत करीब 7,40,000 रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन और साथ ही टीमों को गठित किया गया है और शनिवार दोपहर दबिश भी दी गई। मौके पर एक युवक को पुलिस ने देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर फिलहाल पकड़ लिया गया और आरोपी के पास से खेती से संबंधित कोई भी वैध अनुमति नहीं मिली है। पुलिस ने सभी पौधों को 5 बोरियों में भरकर सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस ने अब शुरू कर दी है। ये जयसिंहनगर थाना अंतर्गत एक सेवन गांव है, वहाँ पे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मेन रोड के पास में ट्रांसफार्मर के पास में बाड़ा बना हुआ है, उसमें गांजे के अवैध पेड़ उगाए हुए हैं। सूचना विश्वसनीय होने से मौके पर जाकर रेड की गई तो उसके बाड़े में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविंद्र पिता श्री सिंह ठाकुर निवासी सेवन का होना बताया और जिसके बाड़े की तलाशी ली गई विधिवत, जो उसके बाड़े में गांजे के अवैध पेड़ खड़े होना पाए गए। जो गवाहों के समक्ष उनको उखाड़ कर गिना गया तो कुल 63 छोटे बड़े गांजे के पेड़ पाए गए और जिनको विधिवत वहाँ पे जब्त किया गया। आरोपी से इसके संबंध में पूछताछ की गई तो जो उसने बताया कि ये करीब 1.5 साल से अवैध गांजे के पेड़ उगाए हुए हैं और उनको लोकल में पुड़िया बना के बेचने का ये काम करता है और इसके संबंध में और भी अग्रिम जांच की जा रही है कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखते हुए क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को गांव में 15 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरा परिवार वर्षों से सुर्खी की सेवा करता आया है। मैंने यहाँ पर नेता की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह क्षेत्र की सेवा की है और आगे भी विकास का ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। आगे भी उन्होंने कहा कि एक समय था जब विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोग आने से भी डरते थे क्योंकि ना तो यहां पर सड़क थी और ना ही पुलिया, लेकिन अब सबके आशीर्वाद से अब विधानसभा का चौमुखी विकास हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई निर्माण कार्यों और लोकार्पण भी किया और इसके साथ ही मंगल भवन के निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन भी किया। दतिया में तेज रफ्तार और कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक और कार कंटेनर में घुस गई, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। बता दें कि रविवार की रात को नेशनल हाईवे पर भयंकर हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं बलरामपुर में भी एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक हाथी ने ग्रामीणों को दौड़ा दिया, जिसके चलते ग्रामीण भागते समय गिरने से वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हाथी ग्रामीण के सामने अचानक पहुंच गया था। तो वहीं वन विभाग की टीम ने घायल को सरकारी वाहन से ग्रामीणों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल व्यक्ति की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सड़क में अतिग्रहण की गई है और जिसका मुआवजा 6 सालों से भूमि स्वामियों को नहीं मिला है, जिसको लेकर भूमि स्वामी और उनके परिजनों के द्वारा लगातार मकान निर्माण हो रहे थे, जिसके चलते तहसीलदारों के साथ साथ थाना प्रभारी दल मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को फिलहाल शांत कराया है। हमारा जमीन में 5 डिसमिल जमीन पड़ा हुआ है सड़क में, जिसका मुआवजा राशि कलेक्टर द्वारा कई बार ADB को भेजा गया। उसके दौरान भी हमें हमारा मुआवजा राशि का प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण आज हम लोग मकान निर्माण करने के लिए बाध्य थे, जिस दौरान TI साहब आए और हमारा सामान इधर उधर फेंक दिए और मौके पर तहसीलदार सर आकर हमें न्यायालय जाने की सलाह दी। हम गरीब आदमी सलाह को नहीं मान सकते और हम न्यायालय नहीं जा सकते और हम 1 सप्ताह के अंदर शासन से प्रार्थना करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम आत्मदाह करेंगे। हाँ, ये बात सही है। अपने जयपुर से मालखोदा के रोड बीच में एक बुरसरा नाम का गांव पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम बहरता यादव करके हैं, वो उनके द्वारा बीच रोड में जहाँ उनका भूमि अधिग्रहण हुआ है वहाँ पे वो घर बनाने के लिए ईंट का जोड़ाई कर रहा था। तो जैसे ही सूचना मिली तो मैं और तहसीलदार और थाना प्रभारी जी साथ में गए हैं और उनको समझाइश दिए हैं। उनका कहना है कि यहाँ 2 डिसमिल में जमीन अधिग्रहण हुआ है, जिसका मुआवजा ADB के द्वारा नहीं दिया गया है। हम लोग उनको
समझाइश दिए कि ये शासन की संपत्ति रोड है, जिसमें आप इस टाइप का ना करें। विधिवत न्यायालय से आपका मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो समझाइश के उपरांत समझ। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के ओलंपिक का आयोजन होगा। बता दें कि देश में पहली बार खेल विभाग और सभी खेल संघ मिलकर आयोजन करेंगे और पहले खेल विभाग और खेल संघों की टीम चयन प्रक्रिया अलग अलग होती थी और इस बार यूथ गेम्स में सरकार के साथ खेल संघ भी शामिल होंगे। साथ ही खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी लॉन्चिंग करेंगे। आयोजन में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन के साथ साथ कई शहर शामिल होंगे। वहीं ब्लॉक, जिला, संभाग के राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होगी, जिस दौरान पारंपरिक खेलों को पहली बार शामिल किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन की व्यवस्था होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश में खेलों के उन्नयन के लिए, खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए जिस तरह से माहौल सकारात्मक रूप से बनाया है, उसी का परिणाम है कि हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों के माध्यम से भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार खेलों के और खिलाड़ियों के विकास में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। खेल विभाग लगातार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने में और संपूर्ण समाज, खासकर युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहा है। हमने ये निश्चित किया है कि हम जनवरी के महीने में खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश का ओलंपिक, इसका आयोजन करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।